विकास की बात करते हैं हम तो जशपुर जिले में क्या प्रॉपर विकास हो रहा है। 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए मैं विरोध अपना दर्ज करती हूं और ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं और जिला स्तर की जनप्रतिनिधि हूं। वो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। असली विकास तब दिखाई देगा जब गाँव विकसित होंगे। भूपेश बघेल जी से मांग की थी कि बगीचा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए और 100 बिस्तर का हो, लेकिन आज जब हम उद्घाटन कर रहे हैं तो वो 30 बिस्तर का है। ये हमारे क्षेत्र में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो भूमि पूजन और पिछले सरकार में बने हुए भवनों का या निर्माण कार्यों का उद्घाटन हो रहा है। तो मैं एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते इस चीज़ का कड़ा विरोध करती हूँ कि पिछली सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। किसी भी जनपद सदस्य के साथ कोई भेदभाव ना हो। हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल की बात करते हैं। मैं जब जनपद में थी तो जनपद में कोशिश की, अब जिला स्तर में गई हूँ तो जिला स्तर पर भी यही चाहूँगी कि इस तरह का भेदभाव का जो रवैया होता है वो ना किया जाए। बस मेरा ये मांग है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो एक जनप्रतिनिधि का जो हक होता है वो मिलना चाहिए। और कार्यक्रम में भूमि पूजन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ के लिए हम नहीं मरे जा रहे हैं। जब जिला पंचायत की बैठक में बताते हैं, लिखवाते हैं, नोट करवाते हैं विभाग को, तो कार्यवाही तो होती नहीं है। हम सिर्फ समोसा खाने के लिए जाते हैं जिला पंचायत की बैठक में, रसगुल्ला मिला कि गुलाब जामुन मिला, ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने में क्या सब्जी बनी है, क्या सब्जी बननी चाहिए अगली बार, ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जशपुर। हमारे साथ अभी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मौजूद हैं। परसों बगीचा क्षेत्र में सीएम जी का दौरा था और हॉस्पिटल का वे लोकार्पण करने आए थे, लेकिन इनके जो पोस्ट फेसबुक में आ रहे हैं तो हमें ऐसे लगा कि इनसे बातचीत करना चाहिए। काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं सीएम जैसे। आखिर क्या है, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर इस क्षेत्र में आए थे सीएम साहब, आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आपके पोस्ट्स आ रहे थे तो हमें लगा नहीं कि आप खुश हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जशपुर ज़िले से हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जब उनका शपथ ग्रहण हुआ तो मैंने फेसबुक में उनको बधाई भी दी थी और अपनी खुशी भी व्यक्त की थी, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जशपुरियावाद एक अलग ही भावना है और हमें खुशी हुई थी। अभी भी है खुशी कि जशपुर ज़िले का ऐसा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले से हैं। बताने में बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं हम तो जशपुर ज़िले में क्या प्रॉपर विकास हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का विकास होना चाहिए, इससे पहले भूपेश बघेल जी थे, इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके ज़िले का विकास देखिएगा, उनके ज़िले का विकास बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हुआ है। तो ऐसी ही उम्मीद हमें भी अपने ज़िले में है, अभी भी है, क्योंकि उनका कार्यकाल 3 साल अभी और बाकी है। 2 साल तो बीत गए हैं। उन 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए मैं विरोध अपना दर्ज करती हूँ और ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और जिला स्तर की जनप्रतिनिधि हूँ। 31 पंचायत हैं और इसके अलावा बगीचा ब्लॉक के भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अन्य पंचायतों के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी समस्याएं बताते हैं हमें। तो जब इतनी सारी समस्याएं हैं और हमारे ही ज़िले में मुख्यमंत्री है तो उनको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे ज़िले पे। तो इस लेकिन करोड़ों की सौगात मिल रही है। अभी भी पता चला कि 63 करोड़ की सौगात जो है सीएम साहब जशपुर जिले को दिए हैं। इस तरीके से लगातार खबरें आ रही है, फिर भी आप नाराज हैं। इससे पहले भी माननीय विधायक रायमुनी भगत जी यहाँ पड़ोस के पंचायत में महतारी सदन के लिए आई हुई थी, उन्होंने भी 22,000 करोड़, ऐसे कई करोड़ गिनाते हैं, इतने जीरो लगाते हैं कि उसका कोई वो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। असली विकास तब दिखाई देगा जब गाँव विकसित होंगे। ये कहा जाता है ना कि अगर किसी देश का विकास देखना है तो उसका गांव देखिए। आप हमारे गांव में ही भ्रमण करके देखिए कितना विकास हो पाया है। आप अगर फंड से मजबूत नहीं करेंगे किसी पंचायत को तो फिर गांव का विकास कैसे होगा। तो मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इसको बात को रखती हूँ कि जब तक ग्राम का विकास नहीं होगा मैं विकास नहीं मानती हूँ। हॉस्पिटल की जो बातें हुई बगीचा में 30 बिस्तरों वाला, उसमें आपने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के टाइम पे 100 बिस्तरों के लिए हुआ था और 30 में अटका दिया गया इस तरीके से, तो उसका थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए। मुझे अच्छे से याद है माननीय भूपेश बघेल जी, वो भी यहाँ गम्हरिया हेलीपैड में ही उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और फिर वहाँ से आगे उसी ग्राउंड में, हाई स्कूल ग्राउंड में ही कार्यक्रम हुआ था उनका। तो वहाँ पर जब कार्यक्रम के लिए आए थे तब उनसे मांग की गई थी बगीचा के लोगों के द्वारा कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, गौरव पथ होना चाहिए। ये
उस समय की मांग है। और चूँकि बगीचा क्षेत्र बहुत बड़ा है और पाठ क्षेत्र भी बहुत है, तो बार बार रेफ़र करना पड़ता है। और रेफ़र जशपुर मुख्यालय नहीं किया जाता है, अंबिकापुर किया जाता है या फिर रायपुर कहीं या रांची। जशपुर के ज़्यादातर मरीज रांची रेफ़र होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे संगठन के लोगों ने माननीय भूपेश बघेल जी से मांग की थी कि बगीचा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए और 100 बिस्तर का हो। लेकिन आज जब हम उद्घाटन कर रहे हैं तो वो 30 बिस्तर का है। हालांकि उसमें और भी बनना है आगे। आप अगर हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद अंदर जाके देखते तो आपको पता चलता कि अभी पूरी तरह से हॉस्पिटल रेडी नहीं था शिफ्ट होने के लिए। अभी 3-4 महीने और लगेंगे। आप अभी जाके देखना चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं। उसमें 2 या 3 महीने और लगेंगे शिफ्ट होने में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, साय जी को उद्घाटन करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बिना तैयारी के उद्घाटन कर दिया। 30 बिस्तरीय अस्पताल का ही, वो अभी सिर्फ 30 बिस्तर के लिए रेडी है हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन कर दिया है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? क्या सीएम साहब की इतनी हड़बड़ी मतलब जो हुई, क्या लगता है कि हो सकता है अभी सरगुजा के जो आदि बाबा हैं उनका भी दौरा हुआ था जसपुर में, ये भी एक कारण बन सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अब ये तो साहे जी बताएंगे कि उनको रिबन काटने की इतनी क्या जल्दी थी। मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो भूमि पूजन और पिछले सरकार में बने हुए भवनों का या निर्माण कार्यों का उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि अभी 2 साल में निर्माण कार्य इस तरह से पूरे हुए नहीं हैं कि वो अपने काम का रिबन काट सके। तो ये 2 काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ आदि बाबा के लिए लेकर आपने कही कि TS बाबा जी जशपुर से बहुत उनको लगाव भी है और यहाँ के लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, क्योंकि वो संभाग के बड़े नेता हैं। तो इस बात को मतलब हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनका प्रभाव जशपुर ज़िले में है। तो आदि बाबा का दौरा पहले भी हुआ है और कुछ समय का अंतराल रहा, लेकिन आदि बाबा पहले भी आए हैं। अच्छा, जो सीएम साहब आए हुए थे, आप भी उनको कुछ ज्ञापन देना चाह रहे थे, क्या मांग को लेकर के आप ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन आप सीएम तक पहुंच नहीं पाए और आप एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सीएम तक नहीं पहुंच पाए, तो एक आम जनता क्या सीएम तक पहुंच पाएंगे? क्या लगता है आपको? ये तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं 1 साल पहले फरवरी में, मतलब पिछले साल की फरवरी में निर्वाचित हुई हूँ जिला पंचायत सदस्य, और सत्ता बदल चुकी थी। तो एक टैग लग ही जाता है विपक्ष का, तो हम पर लगा हुआ है, मुझ पर भी लगा हुआ है। लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी है वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर है। जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि जनता की समस्याओं को सरकार को बताना है, ध्यान आकर्षण करना है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करना मेरा मुख्य काम है। मेरा और मेरे जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, त्रिस्तरीय पंचायत में सरपंच, जनपद या जिला स्तर, सबका यही काम होता है। लेकिन अगर हम जनता की समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं तो हमें रोक दिया जा रहा है। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी के आने से 1 दिन पहले SDM से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि हम कोशिश करेंगे करके, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन SDM को ही सौंप दीजिए। जब हमारे घर में आ रहे हैं, मेरा घर बगीचा से 3 किलोमीटर दूरी है, जब इतने करीब आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं बतौर जिला पंचायत सदस्य इस ब्लॉक में सिर्फ 3 ही हैं DDC, हम मिलना चाह रहे हैं तो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इनविटेशन भी नहीं मिला था। वो तो जब हम SDM कार्यालय में जाके बैठे और हमने विरोध दर्ज किया, तब उसी समय SDM कार्यालय में बैठे बैठे व्हाट्सएप में मुझे इनविटेशन आया। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि पिछली सरकार में भी ये हुआ। उससे पहले किसकी सरकार थी? 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने भी यही चीज़ किया होगा, यही रवैया अपनाया होगा। तो मैं एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते इस चीज़ का कड़ा विरोध करती हूँ कि पिछली सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। हम एक शिक्षित युवा जनप्रतिनिधि हैं, हम मेरे जैसे कई और लोग हैं जो राजनीति के अंदर आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। पिछली सरकार में पक्षपात हुआ तो आप 15 साल वाले रमन सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं या फिर 5 साल वाले भूपेश बघेल की सरकार की बात कर रहे हैं? पक्षपात की अगर बात करें आपके साथ हो रही तो जरूर कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई होगी, जो इसलिए आपके साथ हो रही है। नहीं, मैं जनपद में थी, बगीचा जनपद में ही थी, तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि पक्षपात हुआ है, क्योंकि मैं खुद सभापति रही हूँ जनपद में और मैंने ये मेक श्योर किया कि
किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, स्पेशली जनपद में, जिला में मैं नहीं थी तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। जिला में तो खुद उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, रायमुनी भगत जी वर्तमान विधायक है, वो अध्यक्ष थी। उसके बाद शांति जी वो अध्यक्ष रही हैं। तो फिर भेदभाव कैसे हुआ? जब खुद उस मुख्य सीट में बैठे हैं तो भेदभाव की बात वो लोग कर रहे हैं। और रही बात जनपद की, तो जनपद में आप किसी भी दूसरे जनपद सदस्य से पूछ सकते हैं कि मैंने हमेशा कोशिश की, या मेरे जो जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं उन्होंने हमेशा इस चीज़ को प्राथमिकता दी है कि किसी भी जनपद सदस्य के साथ कोई भेदभाव ना हो। हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल की बात करते हैं। मैं जब जनपद में थी तो जनपद में कोशिश की, अब जिला स्तर में गई हूँ तो जिला स्तर पर भी यही चाहूँगी कि इस तरह का भेदभाव का जो रवैया होता है वो ना किया जाए। केंद्र में बीजेपी का सरकार है और स्टेट में बीजेपी का सरकार है, क्षेत्र के विधायक भी बीजेपी के हैं। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? या संघर्ष इस तरीके से लगातार जारी है? कई बार आप बोलते हैं कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला, इस क्षेत्र में कार्यक्रम था, ऐसे करके, तो फिर कितना संघर्ष करना पड़ता है? और जो विकास के कार्य हैं उसमें भी आपको कितनी कंट्रोवर्सी होती है? कंट्रोवर्सी तो मुझसे शुरू से जुड़ी हुई है। जिस दिन से मैंने 2019 में नॉमिनेशन भरा था तब से कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सी में जाती हूँ। बस मेरा ये मांग है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो एक जनप्रतिनिधि का जो हक होता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लड़ाई नहीं है, ये उस क्षेत्र की जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता का हक है जो उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुना है, या मेरे जैसे किसी को भी चुना है जो दूसरी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि है ना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और कार्यक्रम में भूमि पूजन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ के लिए हम नहीं मरे जा रहे हैं। लेकिन उस क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है तो वो भी हमें उस कार्यक्रम में देखना चाहती है। किन मांगों को लेकर के आप ज्ञापन सौंपने वाले थे माननीय सीएम साहब को? ये ज्ञापन मेरे हाथ में ही है। पहला हमने 5 सूत्रीय मांग रखी थी ज्ञापन में। एक था धान खरीदी में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार, जैसे कि हर जगह से धान मंडी से शिकायतें आ रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, टोकन नहीं कट रहा है। यहीं हमारे यहाँ 100 मीटर की दूरी में धान मंडी है, मेरे ही गांव में है, तो लोग वहाँ धान टोकन नहीं कटता है तो मेरे घर में आके बैठ के समस्या बताते हैं। तो हम पर्सनली कनेक्टेड हैं किसानों से, उनकी समस्याओं से। दूसरी मांग ये आंगनबाड़ी स्कूलों की जर्जर स्थिति, आप मेरे पोस्ट में देखते भी होंगे। पोस्ट इसलिए करना पड़ता है, पहले बता दूं, क्योंकि हम जब जिला पंचायत की बैठक में बताते हैं, लिखवाते हैं, नोट करवाते हैं विभाग को, तो कार्यवाही तो होती नहीं है। हम सिर्फ समोसा खाने के लिए जाते हैं जिला पंचायत की बैठक में, रसगुल्ला मिला कि गुलाब जामुन मिला, ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने में क्या सब्जी बनी है, क्या सब्जी बननी चाहिए अगली बार, ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, जिला बहुत बड़ी बात के मतलब ये होता है। मैं अभी 2 या 3 बार क्षेत्र के समस्याएं हो तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा डिस्कशन होता है कि समोसा खाएं या फिर रसगुल्ला खाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं? अक्सर ये होता है कि हम जो लंच ब्रेक लेते हैं उसके बाद कोशिश की जाती है कि बाकी जो विभाग के लोग बचे हुए हैं उसको सरसरा के ख़त्म कर दिया जाए। विभाग की जो बैठक है 3-4 महीने में एक बैठक होती है। अभी जो बैठक हुई थी उसमें बहुत लंबा गैप हुआ, 4-5 महीने का गैप हुआ। तो इन 4-5 महीनों की जो समस्याएं थी क्षेत्र की, वो हम लेके बैठे हुए थे। अब मीटिंग को भी ऐसे ऐसे करके ख़त्म किया जाएगा। खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खाइए आप प्रॉपर, उसके लिए आधा घंटा का समय लीजिए। लेकिन क्षेत्र की समस्याएं जो है, क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीदें हैं कि इस बैठक में कुछ अच्छे निर्णय होंगे, उस पर भी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जिला पंचायत की बैठक हो या जनपद पंचायत की बैठक हो, स्पेशली जब जनप्रतिनिधियों के साथ, तो वो चर्चा विस्तृत होनी ही चाहिए। अगर सवाल यही है कि क्या नहीं होती है वो चर्चा? नहीं होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। बहस करने में इतना समय लग जाता है कि मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। ज्ञापन में आगे का मैं बताना चाहूँगी। अगली मांग थी कि जो PWD सड़क निर्माण कार्य होते हैं उसकी गुणवत्ता की जांच हो। आप किसी भी सड़क को देख लीजिएगा, सड़क का निर्माण बहुत घटिया स्तर पर होता है और जहाँ पर होना चाहिए वहाँ तो होता नहीं है। कई अजीब अजीब जगह में हो जाता है, जहाँ कोई जाना आवागमन नहीं होता है उन सब ज़्यादा जगहों पर भी होने लगा है। जंगल के रास्ते में जहाँ लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको लाने के लिए सड़क बना दिए जा रहे हैं। लेकिन जो घनी आबादी क्षेत्र है वहाँ सड़क नहीं बन रहे हैं। इन सब चीज़ों पर जंगल की कटाई से चौथा पॉइंट यही है, बादलखोल जंगल में जो कटाई और अतिक्रमण हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर है बादलखोल जंगल, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ की कटाई हो रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम कहते हैं लेकिन पूरा जंगल कट जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस पर ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ। और 5वां मांग था हमारा बगीचा हाई स्कूल चौक से रेंगले चौक तक सड़क चौड़ीकरण। ये मांग इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब हेलीपैड गम्हरिया में उतरा
हेलीपैड बना कि मुख्यमंत्री यहाँ से कार्यक्रम में बगीचा जाएंगे, तो वहाँ का रास्ता को चौड़ीकरण कर दिया गया रातों रात। लेकिन वो तो उस तरफ का रास्ता है, लेकिन वहाँ से गम्हरिया से इस तरफ जो हमारे गांव का रास्ता आता है, ये जैसे का तैसा है। आपने रास्ता देखा भी होगा, पुल, उस पुल की मांग बहुत लंबे समय से कर रही थी, तो वो पुल भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बजट लगा है, ये है, कागज़ों में पुल बन रहा है, तो अभी निर्माण, वहाँ पर रिपेयर का काम भी चल रहा है। लेकिन वो जो रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, अब चूँकि आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो एकमात्र रास्ता है ब्लॉक मुख्यालय जाने का। सारा हमारा जो मुख्यालय है, चाहे हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कचहरी हो गया, सब उस पुल को पार करके ही जाना पड़ता है। और इस तरफ भी, इस नदी के इस तरफ का जो घनी आबादी वाले गांव हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है उस पुल में, खास करके बरसात के समय में। अभी तो पुल पूरा टूटा फूटा है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो ये सारी जो मांग है, इन सब चीज़ों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एसडीएम के हाथों हमने ज्ञापन सौंप दिया। अब ज्ञापन वहाँ तक जाएगा, उस पर पढ़ेंगे भी कि नहीं उस चीज़ को मुख्यमंत्री, ये बड़ी बात है। और जब एक मौका होता है हमारा जिला पंचायत में अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताने का, वो मौका भी हमसे छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मीटिंग ख़त्म करने की जल्दी होती है। मीटिंग ऐसे समय में रखिए जब सबके पास प्रॉपर समय हो। और मज़े की बात तो ये है कि इस बार जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो जिला पंचायत सीईओ हैं, वो आधी मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कहीं और का होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो जिला पंचायत की बैठक है वो कल रात को जिला पंचायत अध्यक्ष ने डिसाइड किया और आज हमें बुला लिया, ऐसा तो नहीं है ना। पहले से शेड्यूल, पहले से डिसाइडेड होगा, एक हफ्ते पहले से डिसाइड हुआ होगा। तो जिला पंचायत सीईओ को ऐसा क्या ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया था, या फिर ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसको वो आगे पीछे नहीं कर सकते थे? जिला पंचायत की बैठक से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या था? ये सवाल है ना, सवाल बनता है कि नहीं बनता है। आधी मीटिंग से उठ के चले जा रहे हैं। हम वहाँ पर समोसा खाने ही तो गए थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम समोसा खाने गए थे, क्योंकि जिला पंचायत सीईओ तो वहाँ है नहीं, बैठे नहीं हैं मीटिंग में। विभागीय जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, हम उनको बता रहे हैं, नोट करवा रहे हैं। पिछली 3 मीटिंग में भी हमने वही कराया है। 1 साल से वही समस्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है कि यहाँ का स्कूल खराब, जर्जर है, यहाँ का आंगनबाड़ी टूटने की कगार पे है, इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, इस क्षेत्र में आज तक बिजली नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, ये जशपुर का, आज यहाँ से मुख्यमंत्री है, मैं भी उस क्षेत्र से निर्वाचित एक छोटे लेवल की जनप्रतिनिधि हूँ। आज भी उस क्षेत्र में बिजली नहीं है। किस क्षेत्र में? बहुत सारी पंचायत है, पाट क्षेत्र के, लरगा, भावर, डोब, इन सब पंचायत में अगर गहन वो करेंगे तो नहीं है उस क्षेत्र में बिजली। सोलर लाइट है, वीना भगत जी ने सोलर लाइट की व्यवस्था की थी, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। बिजली के खंभे मतलब पहुँच भी रहे हैं, लेकिन बिजली जल नहीं रही है। इस तरह की समस्याएं हैं और कई बार वो आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय को, और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रक्रिया में है। ऐसी क्या प्रक्रिया है, इतनी क्या लंबी प्रक्रिया होती है बिजली के खंभे लगाने में या किसी गांव को बिजली देने में? यहाँ का एक नहरपारा के स्कूल भी है और आंगनबाड़ी, दोनों को एक ही रूम में उसको शिफ्ट किया गया है। और वहाँ के प्राथमिक शाला के करीब 28 विद्यार्थी और जो आंगनबाड़ी के 18 बच्चे एक ही 15x15 के अतिरिक्त कक्ष में अपना भविष्य बुन रहे हैं। ऐसी समस्या ये बगीचा के नहरपारा के में भी है जो आप बता रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी स्कूल जो बेसिक होता है, आंगनबाड़ी और स्कूल की जर्जर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे खुद के ज़िले की बात, जैसे फिर हम वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारे खुद के ज़िले में सीएम है और हमारे यहाँ स्कूल की ये स्थिति है, तो ये सोचिए प्रदेश के दूसरे स्थिति में, दूसरे प्रदेश ज़िले में क्या स्थिति होगी। ये सिर्फ नहरपारा की बात नहीं है, नहरपारा की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। आंगनबाड़ी एकदम टूटने की कगार पे है, टूट ही गया है। उसमें बैठने, अपने बच्चों को तो आप बैठा नहीं पाओगे, कि कोई भी मंत्री विधायक नेता अपने बच्चों को वहाँ नहीं बैठा पाएगा। उस कंडीशन में वो स्कूल संचालित हो रहा है। जो प्राइमरी स्कूल है हमने देखा वो भी कितना जर्जर, सरिया निकल चुका है, ऊपर से निकल चुका है। ऐसी ही स्थिति बाकी जगह भी है, इसीलिए हमने ये दूसरा पॉइंट ही लिखा हुआ है कि स्कूलों की जर्जर स्थिति है, इस पर सोच विचार किया जाए। आप कितना भी बड़े भवन बना लो, सामुदायिक भवन या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कुछ भी बनवा लो, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र का स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं करते हो, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और मेरी लड़ाई हमेशा इसी चीज़ को लेकर रहती है। पहली प्राथमिकता रहती है कि क्षेत्र में जो स्कूल है, मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नहरपारा या ओड़का टांगरडी की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर कमारी माँ का जो स्कूल मैंने दिखाया था रिसेंटली, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप सत्ता में बैठे हैं, सरकार में है, आपके पास पावर है,
आप बेसिक चीज़ से शुरू करो ना, स्कूल आंगनबाड़ी से शुरू करो। अगर बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जगह में पढ़ेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा। और आज जो अनएम्प्लॉयमेंट का मार हम झेल रहे हैं, पूरे देश में झेल रहे हैं, सिर्फ हमारा क्षेत्र नहीं, जशपुर पलायन के लिए जाना जाता है। जशपुर के जो युवक युवती हैं ये देश के हर हिस्से में पाए जाएंगे, दूसरों के यहाँ काम करते हुए, मजदूरी करते हुए। तो अगर हम अपने ज़िले का शिक्षा व्यवस्था अच्छा करते हैं तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा, आने वाली जो पीढ़ी है उसको बेहतर रोज़गार मिलेगा। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और पेशा कानून यहाँ पे लागू है। 2022 में नियमावली बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं है। क्षेत्र में आप जाते हैं, आपके दौरे लगे रहते हैं, लोगों की पेशा एक्ट में जो नियमावली है उसके तहत जो ग्राम सभा को बहुत सारी ताकतें दी गई है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं दिखता नहीं है। आपसे मेरा ये सीधा सवाल रहेगा कि आप अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको कितना प्रभाव दिखता है और उसके लिए क्या पहल करना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो ग्राम सभा को लेके लोग बहुत नीरस हैं और ग्राम सभा की जो ताकत है उसको सिर्फ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो समझ पाते हैं। हालांकि अब उम्र दराज हो रहे हैं तो वो बैठक में जा भी नहीं पाते हैं, उनको उस तरह से सम्मान भी नहीं दिया जाता है। किसी भी गांव की बात ले लीजिए, बड़े बुजुर्गों को मतलब बाकायदा ग्राम सभा में बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। और जिस तरह से ग्राम सभा का महत्व है वो आज के समय में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। ग्राम सभा में जो मैं खुद भी अपने ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में जाती हूँ, बाकी पंचायत क्षेत्रों में जब बुलाते हैं तो वहाँ भी जाती हूँ। ग्राम सभा को में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो पाती है। मतलब एक गांव में अगर आबादी 1000-1200 की है तो कम से कम 200-250 तो दिखने चाहिए ना, लेकिन 50-60 लोग रहते हैं, उसमें भी जो जिनका दबदबा रहता है वो अपने हिसाब से नोट करवाते हैं, नाम नोट करवाते हैं, काम का नाम कि यहाँ ये होना चाहिए, ये विकास होना चाहिए। कहते हैं कि ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा कहते हैं। लेकिन जो ग्राम सभा में काम प्रस्तावित होते हैं उस काम को आप देखिएगा 200-250-300 काम लिखवा के रखते हैं रजिस्टर में, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। काम वही होता है जो ठेकेदार लेके आता है। आप बोल रहे हैं कि जो ग्राम सभा से प्रस्ताव बनती है वो भी खाना पूर्ति होता है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो जैसे उद्योगों की बात करें तो कई क्षेत्र जैसे हमारे अभी संघर्ष चल रहा है आदिवासियों का, वे संघर्ष कर रहे हैं और पता चलता है कि नहीं ग्राम सभा से प्रस्ताव बन चुकी है उसके लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा हर्राडांड की। हर्राडांड के लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे बिजली का सब स्टेशन बनने वाला है, वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि कब ग्राम सभा हुआ, किस ग्राम सभा में उसका प्रस्ताव बना, लेकिन उसका ग्राम सभा का प्रस्ताव बन चुका है। इस तरीके से भी हो रहा है, तो फिर ये कैसे संभव है? इसको फर्जी ग्राम सभा के श्रेणी में रखा जा मतलब इसको रख रहे हैं कई लोग और इसको बोल रहे हैं कि ग्राम सभा में भी अब फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ग्राम सभा में खाना पूर्ति होती है और अगर किसी विशेष मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करना होता है तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो उनके पक्ष के लोग होते हैं, सभी को नहीं बुलाया जाता है। किसी भी ऐसे पंचायत जहाँ पर दूसरे पक्ष के सरपंच होंगे वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे उस पंचायत की मीटिंग में, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं उसका विरोध करूँगी। या ये सिर्फ एग्जाम्पल है, पंचायत स्तर पर भी ये होता है, गुटबाजी रहती है तो पक्ष विपक्ष होता है, हर पंचायत में होता है, तो उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है जो इसका विरोध कर सकते हैं। चुपचाप तरीके से जो हाँकते हैं ना मतलब पंचायत की बैठक के लिए लोग चिल्ला चिल्ला के गांव में जो मुनादी करते हैं, मुनादी करते हैं, वो उन्हीं लोगों को जाके पर्सनली बताते हैं कि ग्राम सभा है, आप आइए, खाना पूर्ति होती है। आप राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी संयोजक हैं और आप देखें कि आपके क्षेत्र में, खुद आपके क्षेत्र के में आदिवासियों के जो अधिकार है पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा को दिया गया वो उन आदिवासियों को मिला ही नहीं है। अपने अधिकारों का वे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कितनी गंभीर समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में मुझे ये राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी मिली है आदिवासी कांग्रेस की तरफ से और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को जागरूक करने का काम करें। अभी 2-3 जगह हाल ही में एक डेढ़ महीना हुआ है, एक आध महीना हुआ है मुझे संयोजक बने हुए, और आसपास में जो भी सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम भी होते हैं मैं उसमें भी जा रही हूँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि पेशा अधिनियम को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो नहीं पढ़ पाते हैं हम गाँव के उन लोगों तक भी इस अधिनियम को पहुँचाएँ कि गाँव के लोगों को, ग्रामीणों को, ग्राम सभा को कितनी सारी ताकतें मिली हुई है। अगर ग्राम सभा में लोग किसी काम को प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो काम होना चाहिए, और अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जैसे उद्योग आपने कहा, अगर किसी उद्योग का विरोध कर रहे हैं तो वो नहीं बनेगा वहाँ पर। ये ग्राम सभा की ताकत है, गांव के लोगों की ताकत है जो हमको दिया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय दिया। दर्शकों, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हर खबर की जो वास्तविकता है उसको हम आपको दिखाएं। ज़रूर इस क्षेत्र की वास्तविकता दिखानी चाहिए थी, जो हम प्रयास किए और दीदी से हम समय मांगे और इन्होंने समय दिया। और भी कई खबरें हैं इस क्षेत्र के, जो उन मुद्दों को भी दिखाएंगे जो दिखता नहीं है, पीछे की जो सच्चाई रहती है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे संघर्ष जसपुर के साथ। धन्यवाद।